आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने डैलस टेक्सास से रखते हैं, जहां से खबर आ रही है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। जी हाँ, ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी निजामुद्दीन किसी हीरे को पहले तलाश करें, फिर उसको तराशें, फिर एक जौहरी की तरह अपनी ऐनक नीचे करके आपके सामने पेश करें और उस हीरे में शरीफ खानदान वाली खसूसियात ना हो। ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत में पिछले 70 साल में अगर और कोई चीज हो सकी है या नहीं, लेकिन कम से कम 1956-58 से लेके आज तक एक चीज का क्रेडिट आपको चौधरी निजामुद्दीन को देना पड़ेगा। वो ये है कि उनकी चॉइस कंसिस्टेंट रही है। उन्हें हमेशा ऐसे लोग अच्छे लगे हैं जो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाएं। उन्हें कभी भी सीधा काम करने वाला बंदा पसंद नहीं आया, और अगर कभी कोई ऐसा शख्स इमरान खान की सूरत में सामने आया तो फिर चौधरी निजामुद्दीन साहब ने कहा कि मिसाल बनाकर रख देंगे, रगड़ कर रख देंगे, नाम के ऊपर लाल लकीर फेर देंगे। और जब भी उन्हें शरीफ खानदान की तरह का कोई शख्स नजर आया तो उन्होंने उसे पाला पोसा, चूमा चाटा, बड़ा किया और उसको कौम की किस्मत के ऊपर मुसल्लत किया, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो चौधरी साहब को पसंद है और वापस में चौधरी साहब को डिविडेंड देते हैं। अब अहवाल आपके सामने जो जेंट्री बीच साहब आए हुए हैं उनका रखते हैं। जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने इनको लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। मोहित पीरजादा साहब और दूसरे लोगों ने भी तफसील से इस पर बात की है, उनको भी जरूर सुनिएगा। हमारा भी पिछला व्लॉग जरूर सुनिएगा, उसमें भी काफ़ी तफसीलात हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये खबर आई ही थी तो इसका जो तशखीस थी इस मर्ज की वो पाकिस्तानी यूथ वैसे तो बहुत तेज़ी से करती है, इसीलिए उनको शैतानी, शिद्दत पसंद, इंतशारी ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त तो उनको भी ज़ाहिर लगता है, डॉक्टर को भी लगता है। तो अभी 18 घंटे होने वाले हैं सारे काम को हुए, तो अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कम से कम हमारे सामने है। अगले एक आध दिन के अंदर अंदर तो MRI भी हो जाएगा। तो जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमारे सामने है वो ये कहती है कि जो जेंट्री बीच साहब है वो तो नंबरी आई हैं, बाप 10 नंबरी, मतलब कि डैलस टेक्सास से अब मिस्टर हमजा जो कि बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च करके अब ट्विटर पर यह शेयर किया है कि गैरी जो बीच हैं, जो इनके वालिद मोहतरम बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो बैंकरप्सी मीन उन्होंने दिवालिया होने की एक पिटीशन डाली और बाद में उसमें वो बैंक फ्रॉड में मुलव्वस पाए गए। मतलब कि उन्होंने बैंक के साथ फ्रॉड किया और बैंकरप्सी का वो केस उनके खिलाफ है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि उनके एक बेटे ने भी उनको हेल्प की। अब ये नहीं पता कि उनके एक बेटा है या एक से ज़्यादा बेटे हैं और वो अशारा इनकी तरफ है जो साहब आए हुए हैं या कोई और है। बहरहाल ये जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है ये आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ें सामने आ रही हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप क्योंकि जो जेंट्री बीच साहब है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तमाम मुश्किलात का हल लेके आए हैं। कारोबारी आदमी जो होता है वो अमूमी तौर पर सिर्फ आकर कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन आप यहां पर देखिए कि वो इनकी तमाम जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के वादे भी कर रहे हैं, उसके साथ वो टाउट साफियों के साथ बैठ के इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, वो रिचर्ड ग्रैनल को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के भी बहुत बड़े साथी और उनके बड़े दस्ते रास्त होने का दावा कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में बेस्ट है और सदर ट्रंप की इनके साथ बेस्ट फ्रेंडशिप होगी। रिचर्ड ग्रैनल भी आइंदा इमरान खान की बात नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें मतलब गौर कीजिए, बिजनेसमैन आएगा तो वो सिर्फ अपनी बिजनेस की बात करके चलता बनेगा। ये वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब की तमाम प्रॉब्लम, SIFC में से कोई पैसा नहीं आया तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अब कितनी आनी है अमेरिका से, वो भी ये मसला हल कर रहे हैं। उसके साथ साथ सदर ट्रंप के साथ मामला क्या होने हैं, साड़ी गल हो गई है या इमरान खान या उनके जो साथी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है वहां पर। ये तमाम मामला जो हैं वो जेंट्री बीच जो हैं वो वहां टेलीविजन पर टाउट साफियों के सामने बैठकर उन तमाम चीजों को हल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट रखते हैं जो ये साबित करता है कि भाई साहब ने ट्रंप के लिए 5 के करीब जो है वो फंड रेजर करने की कोशिश की है। ये भी मीडिया हमारे सामने रिपोर्ट कर रहा है। उसमें पहली दफा जो कोशिश की गई 2019 से 2020 में, उसमें $17,000 इकट्ठे कर पाई। आपने अब जरा गौर से चेक करना है, कोई पाकिस्तानी सरेराह भी अपने घर में फंड रेजर रख लेना तो $1,00,000-2,00,000 तो इकट्ठे कर लेता है। इन्होंने $17,000 एक दफा इकट्ठे किए, दूसरी दफा ये सिर्फ $5,625 इकट्ठे कर सके, तीसरी दफा ये 5,625, ये भी शायद वही टर्म जो है वो रिपीट हो रही है। चौथी दफा इन्होंने $2,800 इकट्ठे किए, $2,800, और 5वीं दफा जो है इन्होंने $0 इकट्ठे किए। मतलब कहने का ये है कि सबसे बड़ी अमाउंट जो फंड रेजिंग की इतने बड़े कारोबारी आदमी जो इकट्ठे कर पाए वो $17,000 हैं। तो इससे इनका जो वॉल्यूम है उसकी समझ आती है। लेकिन जो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट बात है आपके समझने के लिए वो ये है कि हमारे जो इस वक्त जनरल साहबान हैं और स्पेशली आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आप उनकी परेशानी का आलम देख लीजिए कि वो किस कदर परेशान है कि उन्हें इस तरह के बिजनेसमैनों को उतार कर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मोहित पीरजादा साहब से ये पता चला कि ये
ये जो लॉबियस्ट हायर किए गए हैं, जिन्हें शायद $1,25,000 माहाना दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के किसी इदारे की तरफ से, उनकी वसातत से ये बिजनेस डेलीगेशन जो है ये सब कुछ बना के पाकिस्तान में पेश किया गया। अमेरिकी एम्बेसी को मजबूर होकर बताना पड़ा कि ये ऑफिशियल विजिट नहीं है, ये प्राइवेट विजिट है। और ये भी पता चला कि अमेरिकी एम्बेसी ने खुद जर्नलिस्टों से रब्ता करके ये कहा कि खबर लगाएं, ये जो हमें रिपोर्ट हो रहा मीडिया से, कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल कोई अमेरिकी एम्बेसडर वहां नहीं है और वो नहीं चाहते कि एम्बेसी से कोई ऐसी गलती हो, बाद में सदर ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके कान खींचे, तो इसलिए वो बड़े मोहतात हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो जनरल आसिम मुनीर और उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो किस कदर प्रेशर में हैं कि उन्हें इस तरह के बंदों को लॉन्च करके जाली झूठा बयानिया जो है वो मार्केट में डालना पड़ रहा है और पूरी आवाम को मामू बनाना पड़ रहा है। लग ऐसा रहा है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं और उन्होंने इतना कुछ लूज कर लिया है। ये ऐसी समझिए जैसे कोई शख्स बैंक लूटने जाए और उसे हो कि मैं पिस्तौल छोटा सा निकालूंगा, जो कैशियर होगा उसको दिखाऊंगा, कुछ पैसे लेके निकल आऊंगा, और अचानक वहां पर ऐसा रौला रप्पा पड़ जाए कि उसको वहां पर 4-5 बंदे वो कत्ल कर दे, क्योंकि उसके अलावा उसको चारा ना हो वहां से भागने का, तो उसको पैसे भी ना मिले या पैसे मिल जाए लेकिन वो 5-6 बंदे कत्ल कर दे। अब जब वो बैंक से भागेगा तो उसके पीछे पुलिस लग जाएगी, उसने अब कत्ल भी किए हैं, अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया। अब उसके सामने जो भी आएगा वो अपने आप को बचाने के लिए अपने डर में उसको मारता जाएगा और उसके पास ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन होगा कि वो पुलिस के हवाले अपने आप को करे, अगर उस मुल्क में सजाए मौत है तो उसके लिए जाए, अगर उम्र कैद है तो उसके लिए जाए, और या भागता रहे, जो भी सामने आए उसको मारता रहे। पाकिस्तान के अंदर भी जो रजीम है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए। उन्होंने तो इलेक्शन चोरी किया था, इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, जो 70 साल से करते आए हैं वही किया था, मतलब एक बैंक की लूटने की छोटी मोटी कोशिश थी, उसके अंदर मामला दूर के दूर निकल गए। उसके अंदर इलेक्शन लूटा, एक लीडर इतना मकबूल हो गया, 9 मई करना पड़ा, उसके अंदर भी 25 लोगों को शहीद हो गए, उसके अंदर 25 लोग, उसके बाद 26 जो नवंबर है उसके अंदर तो तादाद लोगों को शहीद कर दिया गया, अभी पता नहीं कितने लोगों को। तो ये इतने बड़े बड़े जराइम सरजद हो गए हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं, उन्हें पता नहीं किस तरफ जाएं। तो अब झूठ बोलना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम हर चीज के लिए तैयार हैं और दूर तलक जाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन मकसद एक ही है हमारा कि हमने किसी सूरत भी कोशिश एक ही करनी है कि हमने ये सारे का सारा जो मामला है इसमें किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। हालांकि आसान काम था, 8 फरवरी को जब इमरान खान इलेक्शन जीत गए थे तो उनको हुकूमत दी जाती और इस सारे काम को वहां रोक दिया जाता, लेकिन हमने डबल डाउन किया और उसके बाद वो कुछ कर डाला 26 नवंबर को कि अब हमें इस तरह से बिजनेसमैन लॉन्च करने पड़ रहे हैं बयानिए को बदलने के लिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हिंदुस्तान से है, जहां पर 50 के करीब, 40 एक जगह और 7 एक जगह, 50 के करीब लोगों की अमवात की खबर आ रही है। और ये अमवात हुई हैं जो उनका खम्भ का मेला है, और ये जो खम्भ का मेला है ये हर 12 साल बाद होता है बड़ा, और इसका एक छोटा वर्जन हर 6 साल बाद होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हिंदू रिलीजन के एतबार से, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, हम तो अपने आप को हर चीज़ में खुद ही नंबर 1 करार दे देते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है वो ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंसानी गैदरिंग जो है, इंसान जो इकट्ठा होते हैं वो खम्भ के मेले पर होते हैं। और एक दिन में सबसे ज्यादा 50 लाख लोग यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ओवरऑल यहां पर 400 मिलियन, जी हां 400 मिलियन मीन 40 से 45 करोड़ लोग जो हैं इस पूरे मेले का जो पूरा दौरानिया होता है उसके अंदर इकट्ठे होते हैं। ये 4 जगह पे होता है, एक ही टाइम में 4 मुकामात के ऊपर ये मेला हो रहा होता है। और ये इसकी मैं रिलीजियस साइड के ऊपर नहीं जाता, इसके अंदर आपने वो फिल्मों में देखा भी होगा, हिंदुस्तानी फिल्मों में, कि जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके अंदर कि वो पानी में डुबकी लगाते हैं, जो वो समझते हैं कि वो डुबकी लगाना पाक, उससे उनके गुनाह धुल जाते हैं, तो वो खम्भ के मेले में किए जाते हैं। इनका जो महा मेला होता है वो 144 साल के बाद होता है। लेकिन भारत अभी जो मेला हो रहा था उसमें भगदड़ मची है और उसमें 50 लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। और ये जो मेला है इसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत यही भी है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन भी है, एक टूरिज्म भी है, और उसके साथ साथ एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जी हाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं मैं कह रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं। नंबर्स हम आपके सामने रख चुके हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग है। तो ये हिंदुस्तान से अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आ रहा है। अब एक और अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रखते हैं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर हमारी दुरुस्त निकली। हमने ये खबर आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले दी थी, याद आपको करना पड़ेगा। जो लोग हमारा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं उनको याद आ जाएगा। हमने ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जज सरफराज डोगर साहब को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। आपको याद आ गया होगा, हमने आपको ये कोई 1.5 महीना या 2 महीने पहले खबर दी थी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन अब रेगुलर मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और कल जर्नलिस्टों ने इस खबर को ब्रेक किया है। हमें खुशी है कि हमारे सोर्स ने हमें ये कोई 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले ये खबर दे दी थी, जब हमने आपके सामने ये खबर रख दी थी। अब मामला ये है कि
ये जो सरफराज डोगर साहब हैं, इनको क्यों लाना पड़ रहा है लाहौर से? इनको इसलिए लाना पड़ रहा है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट करना है, जितनी उन्होंने खिदमात दी हैं चौधरी निज़ामुद्दीन को, और फिर वो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तो बनना चाहेंगे, तो अगर उन्होंने ऊपर जाना है तो फिर ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर उनकी जगह पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएंगे, क्योंकि वो सीनियर तरीन जज हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो हमने बनाना नहीं, उनसे तो हमें बहुत बड़ा मसला है, तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हमारी ट्राई एक ही है कि हम कोई ऐसा जज लाएं जिसको हम किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर सकें। तो सरफराज डोगर साहब का नाम निकला है। इन्होंने, ये वही जज साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने अपने नायब कासिद के जरिए पैगाम देकर शहबाज शरीफ को जमानत दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं, नून लीग के करीबी माने जाने जाते हैं। सरफराज डोगर साहब को जब अब आइन 26वीं आइनी तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर सदर पाकिस्तान वो नोटिफिकेशन निकाल दें तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएंगे। आमिर फारूक साहब के जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली सीनियर तरीन हो जाएंगे और यूं ये वहां पर चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उस अदालत को कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी खबर वहीं से है कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास, जी हां, जो हाल ही में जस्टिस मिन्हास और जस्टिस आजम खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया, खुसूसी तौर पर इमरान खान के केसेस सुनने के लिए और बुशरा बीबी के केसेस सुनने के लिए। उनके सामने जब केस गया और सलमान सफदर ने कहा कि हम आपके सामने केस आर्गू नहीं करना चाहते, 2 दिन से ये बहस हो रही है, लेकिन जस्टिस मिन्हास जो हैं एडिशनल जज हैं, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये केस मैंने ही सुनना है, हर सूरत मुझे ही चौधरी साहब ने कहा हुआ है, आपने ही सुनना है। राजा साहब दिल करे ना सुनना चाहते हो, लेकिन पीछे से आपको पता है कि डांग ऐसी है कि उन्होंने कहा ना भाई, आप ही ने सुनना है। तो अब राजा साहब को जनाब मुस्तरद करनी पड़ी है इस्तदा। देखते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बुशरा बीबी के वकला क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल गेम वहां पर फंसी हुई है। अगली खबर, मिशाल यूसुफजई, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हाल ही में तर्जमान के तौर पर एक खत सामने आया था उनके बारे में, उनके पीछे पड़ी हुई है पूरी की पूरा सिस्टम। उनकी जेल जाने पर पाबंदी लगाई हुई है और वो जेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब को एहतजाज करना पड़ा है कि उनको क्यों अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। वो बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। अब उनके ऊपर एक नया भोंडा केस बनाया गया है और वो केस ये बनाया गया है कि उनकी वकालत का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है और अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई उस पर की गई है और उनके अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। वजह सिर्फ ये है कि वो बाहर आकर वो बात बताती हैं जो अंदर से कहा जाता है और बाहर की वो बात अंदर बताती हैं जो उनको लगता है कि सच है। इसलिए अब मिशाल यूसुफजई जो हैं वो टारगेट पे हैं और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप ये भी देखिए, चौधरी साहब अब जो है वो मिशाल यूसुफजई को हर सूरत टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी सूरत भी अंदर इमरान खान साहब तक या बुशरा बीबी साहबा तक ना पहुंच सकें और बाहर की बात अंदर उन तक और अंदर से बाहर बात जो है वो इंडिपेंडेंटली आवाम के सामने कन्वे ना कर सकें। इस खबर को भी हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जुल्फकार हमीद नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा है। मैं इन्हें ज़ाती तौर पर ही आप समझ लीजिए क्योंकि पंजाब में मैंने सर्व किया हुआ है, तो जो पुलिस अफसरान से मुझे इनकी रेपुटेशन मिली है वो यही है कि नून के करीब हैं और वीक इंतजामी तौर पर पुलिस ऑफिसर हैं। बट लेट्स सी क्या करते हैं, अभी उनके बारे में कुछ कहना बहुत अर्ली होगा। अच्छा काम करेंगे तो हम सताइश करेंगे, बुरा काम करेंगे तो हम तनकीद करेंगे, लेकिन फिलहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में आईजी के तौर पर गए हैं। दूसरी तरफ हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आईजी पंजाब है वो अब पंजाब से निकलना चाहते हैं और डीजी एफआईए लगना चाहते हैं और उनको लगाने का फैसला भी कर लिया गया था, लेकिन फिर शरीफ खानदान के अंदर रिफ्ट है जिसकी वजह से उन्हें डीजी एफआईए नहीं लगाया जा रहा। वो लगना चाह रहे हैं। बहरहाल इस कड़ी का ये हमने पहले भी आपके सामने खबर रखी है चंद हफ्ते। अब इस कड़ी का एक नया काम हुआ है और वो ये है कि मौजूदा डीजी एफआईए को ओहदे से हटा दिया गया और वजह बनाई गई है यूनान में उलटने वाली कश्ती। जी हाँ, याद होगा जिसमें पाकिस्तानी जाँ बाक हुए थे, 44 के करीब पाकिस्तानी जाँ बाक हो गए थे उस कश्ती में उलटने की वजह से। अब जो डीजी एफआईए उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से और वजह वही बनी है, कश्ती बताई गई है, लेकिन पीछे मेरा ख्याल वजह वो शरीफ खानदान का और आईजी पंजाब का सागा है जिसमें वो चाहते हैं कि वो डीजी एफआईए लगें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने मुज़ाकरात के बारे में रखते हैं। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर पीटीआई सड़कों पर आएगी तो उनके साथ वही होगा जो पहले हुआ है। राणा सनाउल्लाह फिर कत्ल गारत की धमकी दे रहे हैं। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है कोई बैकडोर नहीं खुलेगा, मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे। मौजूदा क़यादत के साथ पीटीआई की कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका ऑफिशियल नहीं, निजी है। मुझे नहीं मालूम वो किस हैसियत से मुलाकातें कर रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए, एक तरफ मोहसिन नकवी जो है वो निजी दौरा अमेरिका का कर रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं हमें नहीं पता किस हैसियत से। पाकिस्तान का सफारत खाना कह रहा है हमें नहीं पता किस हैसियत से, और वो वहां पर दौरे को एक किस्म की स्टेट रिप्रेजेंटेशन की शक्ल दे रहे हैं। मतलब अमेरिका में फ्रॉड मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं और अमेरिका से निजी दौरे पर बिजनेसमैन ले जाकर उनको एक सरकारी दौरा बनाकर वहां पर हमारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब वहां पर हमारी मिनिस्ट्रियां, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा पीटीवी, हमारे इदारे जो वहां फ्रॉड कर रहे हैं, एक दौरा वहां फ्रॉड करके आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, एक दौरा यहां किया जा रहा है। मतलब सवाए इस 2 नंबरी के हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको और कुछ करना आता नहीं और ना ही वो करना चाहते। अगली खबर जो है वो राणा सनाउल्लाह का बयान है कि बैरिया
टाउन का मुतहदा अरब अमारात में मनसूबा कौमी मुफाद में नहीं है। माशाल्लाह, मतलब अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ से वहाँ बिजनेस करे वो कौमी मुफाद में नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बहुत सारा पैसा बाहर चला जाएगा। तो जो जनरल कियानी साहब ने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी है, जो जनरल बाजवा साहब ने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी है, जो बाकी आपके जनरल्स ने और शरीफ खानदान ने और बहुत सारों ने, वो मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं थी। और हमारे जैसे जो बाहर से कमा के अंदर लेके गए थे पैसा, उनके साथ आपने जो हशर किया है, तो उसके बाद लोग वहाँ से पैसा निकालेंगे ही ना, और क्या करेंगे? उनको नहीं पता कि आप उनके साथ सलूक क्या करते हैं। तो बहरहाल जो बैरियर टाउन का मनसूबा है उसे मुल्क दुश्मन करार दिया है। उसके बाद आखिरी खबर, पीपल्स पार्टी, पहले उन्होंने पीका कानून जो है उसको पास करवाया है, अब मुनाफकत कर रहे हैं कि हम इसमें तरमीम करेंगे। जी हाँ, ये सहाफ़ियों के साथ लारे लगा रहे हैं, दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। पहले पास करवाने में वोट किया है, अब शहरी रहमान साहबा, जी हाँ वही जिनको बड़ी बड़ी फंडिंग अमेरिका से मिलती है, जिना इंस्टीट्यूट के नाम से, वो NGO वाली आंटी जो है वो अब कह रही हैं कि हम इसमें तरमीम करवाएंगे, मतलब दोनों तरफ खेलेंगे।